गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला जो चैप्टर है हमारा गलता लोहा वो पूरा हो चुका है। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है स्पीति में बारिश। स्पीति स्पीति में बारिश और इसके राइटर हैं कृष्णनाथ। बच्चों ध्यान रखना, स्पीति एक जगह का नाम है, एक नगर का नाम, नगर या शहर का नाम। ये कहाँ है? ये जो वर्तमान में लद्दाख है ना, वहाँ लद्दाख। आपने इन दिनों पिछले 10-20 दिन से इसका नाम सुना होगा स्पीति, यानी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है ये गाँव स्पीति। चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर है। इस गांव के ऊपर आज ये हमारे पास है लेकिन स्पीति के ऊपर चाइना की भी नज़र है, क्योंकि ये जगह सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, युद्ध की दृष्टि से। सबसे पहले अपन लेखक के बारे में देखें तो कृष्णनाथ का जन्म 1934 में और इनके मृत्यु 2016 4 साल पहले। कृष्णनाथ का जन्म 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1934 में और इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। बच्चों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर। जानते हो क्या किन्नर का मतलब क्या होता है? मैं भी तो बोलूंगा क्या होता है किन्नर का मतलब। किन्नर किमनर, किन्नर किमनर। वह क्या आदमी है जो न स्त्री है न पुरुष है? क्या होता है? नींजड़ा। हंस क्यों रहा है? पहली बार सुना है क्या? धर्मलोक, स्पीति में बारिश जो चैप्टर है अपने, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। इनको लोहिया सम्मान मिला है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनकी मृत्यु कब हुई? 2016 में, 4 साल पहले हो गए। अभी आ जाओ इधर अगले पेज पे, लास्ट पैराग्राफ, अगले पेज पे लास्ट पैराग्राफ। स्पीति में बारिश पाठ है कि यात्रा वृत्तांत। बच्चों यात्रा वृत्तांत सुनकर आपको कुछ याद आ रहा हो? यात्रा वृत्तांत आप पहले भी पढ़ चुके हो जी। यात्रा का वर्णन होता है, यात्रा वृत्तांत आप पहले भी पढ़ चुके हो, याद आ रहा हो 10th में। एक राइटर थे मोहन राकेश, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? ध्यान आ रहा है क्या? आखिरी चट्टान, कन्याकुमारी की यात्रा वाला। तो ये यात्रा वृत्तांत है। ऐसा लगता है कि जैसे इस स्पीति की यात्रा कर रहे हों। स्पीति हिमाचल के मध्य भाग में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, यह स्थान है स्पीति है जो अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। भाई अन्य पर्वतीय स्थलों पर तो क्या है, सैलानियों की भीड़ होती है अन्य पर्वतीय स्थलों पर, लेकिन यह अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, कठिन है यहाँ जाना। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या के बारे में बताया। बहुत कम जनसंख्या है स्पीति की, बहुत कम। अब तो फिर भी बढ़ गई थोड़ी, लेकिन आज भी देखा जाए तो न्यू रोड पर भी नहीं है इतनी जनसंख्या।
न्यूआ रोड की भी ज़्यादा है, इतनी कम जनसंख्या है, छोटा सा गांव था। जनसंख्या, ऋतुओं के बारे में बताया, फसलों के बारे में कौन कौन सी फसलें होती हैं, वहाँ की जलवायु का वर्णन है और वहाँ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है, किस तरह का भूगोल है वहाँ, कैसी ज़मीन है, कैसा मौसम है, कैसे पहाड़ हैं, कैसी रेत है, क्या क्या पैदा होता है वहाँ, इन सब का वर्णन जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले बच्चों, स्पीति का क्षेत्र बड़ा दुर्गम है, दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम, दुर उपसर्ग है, गम मूल धातु है, मूल शब्द है, गम यानी गमन करना, दुर यानी कठिन, जहाँ जाना कठिन हो वो दुर्गम होता है। तो दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ जाना, यहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन है। यहाँ रहने वाले लोग कितने संकटों से, कितने कष्टों से अपना जीवन गुजारते हैं, इसका वर्णन है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। यदि कुछ युवा लोग, युवा पर्यटक वहाँ पहुँचने लगे, युवा यात्री, युवा ही क्यों? क्योंकि बूढ़े और बच्चे तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि कैसा रास्ता है, दुर्गम है। तो यदि कुछ युवा पर्यटक वहाँ पहुँचने लगे तो वहाँ का भूगोल बदल सकता है, जलवायु बदल सकती है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना, स्पीति के लिए उनका आना, जैसे ठंडा रेगिस्तान है वो साहब, रेगिस्तान एक तो अपने हैं, कौन सा रेगिस्तान है, रेत ही रेत है अपने वाले में। राजस्थान में है ना रेगिस्तान, मरुस्थल, क्या है, केवल और केवल रेत, मिट्टी मिट्टी है, धूल ही धूल। और वो कौन सा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, केवल और केवल बर्फ है वहाँ, ठंड है। अब इस महीने के लास्ट से बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी, जो अप्रैल तक बर्फ पड़ेगी वहाँ, अक्टूबर से शुरू होकर अप्रैल तक बर्फ पड़ेगी। आपने इन दिनों न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, टीवी न्यूज़ में देखा हो कि साहब इंडियन आर्मी, चीन और भारत के तनातनी चल रही है, चीन के कुछ ठिकानों पर भारत ने कब्जा कर लिया। अब हम यदि उस कोस्ट को, उस जगह को छोड़ते हैं तो चीन वापस कब्जा कर लेगा, इसलिए हमारी आर्मी भी सोच रही है कि हम सर्दियों में वहीं पर रहें। अब सर्दियों पर रहने के लिए विशेष तैयारी करनी पड़ रही है हमारे सैनिकों को, कपड़े, खाने पीने का सामान, ये बहुत सारी चीज़ें, हथियार वगैरह ये पहुँचाने पड़ रहे हैं, क्योंकि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, वो अक्टूबर में ही हुआ था, सर्दियों में। हालांकि वो युद्ध चीन जीता था बच्चों, लेकिन धोखे से जीता था। मैं तुमको दोस्त दोस्त कहता रहूँ और तुम्हारा नुकसान कर दूँ, तुम तो देखे कि हम तो दोस्त हैं। वही काम चीन ने किया था, हिंद चीन भाई भाई का नारा देते देते युद्ध छेड़ दिया। आज तो हमारी सेना डटकर खड़ी है, 20 के मुकाबले 45 को मारा था चीनियों को, मालूम हो तो आपको। 20 हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उनके कितने लोगों को मारा था, 45 को मारा था, क्योंकि अब आमने सामने की बात है। हम अब किसी के धोखे में आने वाले नहीं हैं, पहले धोखे से युद्ध हुआ था, विश्वासघात हुआ था हमारे साथ। यदि कुछ वहाँ युवा पर्यटक पहुँच रहे हैं तो उन युवा पर्यटकों का वहाँ जाना कैसा होगा, जैसे ठंडे रेगिस्तान जैसे स्थिति में उनके लिए आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है, यानी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। कब कुछ युवा पर्यटक यदि वहाँ जाएंगे तो। मुख्य पाठ शुरू हो रहा है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है लाहौल, लाहौल, इसको लाहौल भी बोलते हैं, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में स्पीति तहसील है, थोड़ी बड़ी जगह है आजकल, पहले तो कोई 10-20-50 गांव भर गए। जिले की तहसील है लाहौल स्पीति का। ये योग भी आकस्मिक ही कि ये दोनों क्यों मिले, लाहौल और स्पीति। लाहौल अलग है, स्पीति अलग है, पहले लाहौल आता है फिर स्पीति आती है, अलग अलग जगह है। जैसे जम्मू कश्मीर एक साथ बोलते हैं ना अपन, जम्मू अलग है कश्मीर अलग है, पहले जम्मू आता है फिर कश्मीर आता है, वैसे पहले लाहौल या लाहौल और फिर स्पीति आती है, दोनों अलग अलग गांव है कि शहर है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कमी रहा। भाई ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं, इसलिए इतिहास में भी लाहौल स्पीति को कभी जगह मिली। भाई लोग जाते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, इसलिए इतिहास में भी इनके बारे में कम ही लिखा है। हालांकि भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो भूगोल है वो अलग है, कोई इधर से उधर लांग ही नहीं सकता।
भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इधर से उधर कोई जा ही नहीं सकता। तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है, यानी लाहौल और स्पीति के लोग भी आपस में बात करते हैं तो काय के जरिए बात करते हैं, वायरलेस, यानी वहाँ के लोग भी आपस में नहीं आ जा सकते। अब देख लो कितना कठिन रास्ता होगा, पहाड़ पूरे बर्फ से लदे रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, रास्ता ही नहीं रहता। जो आने जाने का कोई कच्चा रास्ता पगडंडी का रास्ता होता उसमें भी ढेरों बर्फ लग जाती, बर्फ के ढेर लग जाते, तो वो लोग भी आपस में कैसे संपर्क करते, केवल वायरलेस के द्वारा। और जो भी छोटे मोटे आदमी नहीं, बड़े लोग, गरीब आदमी तो कहाँ से लाएगा वायरलेस, क्योंकि वहाँ गरीबी ज्यादा था। वायरलेस सेट के जरिए जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है, केलंग और काजा, फिर भी जगह के नाम है केलंग और काजा। केलंग के बादशाह को भय लगा रहता, कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, भाई पूरे क्षेत्र का राजा केलंग का राजा, तो केलंग के बादशाह को ये शक रहता कि जो मेरा सूबेदार है जो काजा में, वो कहीं मेरा विद्रोह तो नहीं कर रहा, बगावत तो नहीं कर रहा मेरे से। इस बात की जानकारी कैसे मिलती, वैसे आम दिन में होते जब तो केलंग का बादशाह काजा में चला जाता, लेकिन वो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि दुर्गम मार्ग है, जाना हो ही नहीं सकता, जाया ही नहीं जा सकता, गया ही नहीं जा सकता। फिर वायरलेस के द्वारा ही बात करता, बादशाह को भय लगा रहता कहीं राजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के बाद कर भी क्या सकता है, केवल वायरलेस सेट पर संदेश भेज देता कि हाँ भाई सही है, तो वो यदि सही होता, बगावत नहीं करने वाला होता तो कह देता कि हाँ साहब सही है, और वो कह देता कि बगावत करने वाला होता कि नहीं कुछ भी सही नहीं है, तुमको मतलब क्या है यहाँ से, मैं जानूँ मेरा काम जाने। इसका मतलब वो बगावत कर रहा है, विरोध कर रहा है, कौन, राजा का सूबेदार। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, वसंत ऋतु में भी 170 मील आना जाना कठिन है। 170 को 3 से गुना कर लो, किलोमीटर आ जाएगा भाई, 300 तो 1 हो गए और 7 21, 521 हो गए, 521 किलोमीटर आना जाना वसंत ऋतु में ही संभव नहीं है। अब इतनी दूर वसंत ऋतु में संभव नहीं है, सर्दी में तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, सोच ही नहीं सकते। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का नाम अंग रही। बच्चों प्राचीन समय में स्पीति है जो भारतीय जो साम्राज्य थे, चाहे वो मुगल साम्राज्य हो, चाहे राजपूतकालीन साम्राज्य हो, चाहे अंग्रेजों का शासन, अनाम रहा, उसका कहीं ज़्यादा नाम नहीं आया। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही, और ये चाहे साम्राज्य टूटते रहे लेकिन लाहौल स्पीति बिल्कुल स्वतंत्र रही, किसी शासन से इनको कोई मतलब नहीं था। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी भूसार मंडल, कभी कल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। ये लाहौल स्पीति कभी किस राज्य में होती, कभी किस राज्य में, किस में, कभी तो लद्दाख मंडल में, कभी कश्मीर मंडल में, कभी भूसार मंडल में, कभी कुल्लू मंडल में, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही, तभी प्राय स्वायत्त रही, यानी इनके अधीन रहकर भी ये स्वतंत्र ही रही, न कोई राजा वाजा कोई बादशाह वगैरह यहाँ जाता ही नहीं था। इसकी स्वायत्ता भूगोल ने सिरजी है, ये स्वतंत्र रहा। इसकी स्वतंत्रता का क्या कारण है, भौगोलिक स्थिति के कारण, कि कोई वहाँ जा ही नहीं सकता। देख लिया कुछ आना भी नहीं, जब आना ही नहीं तो फिर जाने से भी क्या मतलब है। भूगोल भी इसकी रक्षा करता है। इसकी रक्षा कौन करता है, भूगोल। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कोई बाहर का आदमी जा ही नहीं सकता। जब बाहर का नहीं जाएगा तो अपने आप इसकी रक्षा हो जाएगी, कोई आक्रमण करने वाला था ही। भूगोल ही इसका संहार करता है, भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका नाश करता है। यानी ये बर्फबारी वगैरह होती है, बर्फ के पहाड़ लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं, लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं। भूगोल ही तो इसकी रक्षा करता है लाहौल स्पीति की, और भूगोल ही इसको बर्बाद करता है, तबाह करता है। ठीक है बच्चों, कल इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।